स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एविएशन सेक्टर के बारे में है। स्टूडेंट्स एविएशन सेक्टर के अंदर जो सेफ्टी के जो कंसर्न्स हैं उनको यहाँ पे रेज किया गया है। आप देखिए कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग में इन कंसर्न्स को यहाँ पे रेज किया गया है, जिसके अंदर रिसेंटली अलास्का एयरलाइंस का एक इंसिडेंट है वो सामने आया था, जिसके अंदर फ्लाइट के दौरान ही बेसिकली एयरक्राफ्ट है उसके अंदर डैमेज हुआ। तो आप देखिए कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को वहां पे यूज किया गया था अलास्का एयरलाइंस के द्वारा। उसी के बाद में एविएशन सेक्टर के जो रेगुलेटरीज है उनके द्वारा यहाँ पे जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर किया गया है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके द्वारा जो रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर किया गया बेसिकली बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का जो सेफ्टी है उसी के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स रिपोर्ट के अंदर सामने आया कि काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो यहाँ पे मिसिंग है 737 मैक्स एयरक्राफ्ट उसी के रिगार्डिंग में। आप देखें कि यूएस के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अंदर माना गया कि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बोल्ट्स हैं वो लूज थे कम्प्लीटली एयरक्राफ्ट के, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट है वो देखने के लिए मिला है। तो बोइंग के द्वारा इस तरीके का जो अनएथिकल प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी पहले भी किया गया था। आप देखिए कि 2018 के समय में 2 एयरक्राफ्ट है जिनके अंदर जो क्रैश का जो सिचुएशन है वो सामने आया था। इनिशियल फेज के अंदर में बोइंग के द्वारा एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ अपग्रेड किया गया और पायलट्स को जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं की गई थी। आप देखिए कि वहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट है जिनके अंदर जो क्रैश है वो देखने के लिए मिला था। 300 के आसपास जो लोग हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ था उन इंसिडेंट्स का 2018 के समय में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बोइंग का जो इंसिडेंट है उसके बारे में है। काफ़ी सारा जो अनएथिकल प्रैक्टिस है, मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं बोइंग के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में है। स्टूडेंट 2019 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मोटिव यही था कि 2017 का जो कंपैरिजन है उसके पर्सपेक्टिव से 40% यहाँ पे जो रिडक्शन है वो कम करना है PM 2.5 और PM 10 का। PM 2.5 और PM जो 10 है उसका यहाँ पे जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है 2017 के कंपैरिजन के अंदर में 40% जो रिडक्शन है वो कंपेयर करना है 2019 के समय में। इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। 131 जो हमारी नॉन अटेनमेंट जो सिटीज़ हैं उनके अंदर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्या इस प्रोग्राम का जो टारगेट है उसको अचीव किया गया किसी सिटीज़ के द्वारा, तो बेसिकली जो इनिशियल समय में जो टारगेट ईयर रखा गया था वो 2024 को रखा गया था। बाद में इस इनिशियल फेज के अंदर ही इस टारगेट ईयर को चेंज कर दिया गया 2026 के अंदर में। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें कुछ सिटीज़ के द्वारा इसको अचीव भी किया गया है। आप देखिए कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर एक सिटी है जिसको कि हम जोधपुर के नाम से जानते हैं। जोधपुर के अंदर आप देखिए कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो भी सिचुएटेड है। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसका जो मेन बेंच है वो जोधपुर के अंदर ही है। तो जोधपुर के द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो टारगेट है उसको अचीव किया गया। उनके द्वारा 50% जो रिडक्शन है PM 2.5 और PM 10 का जो 50% रिडक्शन है उसको किया गया। इसके अलावा 3 सिटीज़ है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको कानपुर देखने के लिए मिलता है। कानपुर के द्वारा भी 50% रिडक्शन है उसको किया गया। कानपुर बेसिकली गंगा के जो बैंक है उसके ऊपर सिचुएटेड है और अपना जो इंडस्ट्रीज है लेदर इंडस्ट्री उसकी वजह से जाना जाता है। स्टूडेंट्स गंगा के अंदर जो पोल्यूशन है उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो कानपुर का आपको देखने के लिए मिलेगा। कानपुर के अलावा स्टूडेंट्स मेरठ है। मेरठ जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली के पास ही सिचुएटेड है और आप देखिए कि यहाँ पे जो इनका कैपिटल सिटी है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उनके द्वारा भी यहाँ पे 41% के आसपास जो PM 2.5 और PM 10 का जो रिडक्शन है वो यहाँ पे किया गया। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपको इन इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो। और आप इन इनिशिएटिव्स को अपना जो मेंस का जो पेपर है GS पेपर 1 के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे आपका अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। SDG गोल नंबर 11 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गोल नंबर 11 का टारगेट ये है कि हमारे जो सिटीज़ हैं वो मोर इंक्लूसिव हों, मोर सेफली यहाँ पे उनको बनाया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में है गोल नंबर 11। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में है, जिसका मेन मोटिव था PM 2.5 और PM 10 के परस्पेक्टिव से। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी जो गैस है उनको मेन कंपोनेंट के रूप में रखा गया है, जिसके परस्पेक्टिव से जो एयर का जो क्वालिटी है उसको मेजर किया जाता है। तो आप देखिए कि ओनली 2 कंपोनेंट है, PM 2.5 है और PM 10 है, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और
पार्टिकुलेट मैटर 2.10 है उसको रखा गया है मेन कंपोनेंट के रूप में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द वाइब्रेंट गुजरात समिट के बारे में है। आप देखिए कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंदर पीएम सर पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए थे, तो उनका जो वेलकम है अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर में किया गया इस तरीके से कथकली के जो आर्टिस्ट है उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपको कथकली के जो आर्टिस्ट है उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारा एक क्लासिकल डांस है, स्टोरी टेलिंग फॉर्म का एक आर्ट है जो केरल के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली वो गुजरात के अंदर गए थे बट केरल के जो आर्टिस्ट है उनको यहाँ पे शो किया गया है, केरल के जो आर्टिस्ट है उनके द्वारा उनका वेलकम किया गया है। जो कथकली के जो स्टोरी टेलिंग का एक वन ऑफ द फॉर्म है जो डांस और ड्रामा आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स मेल जो आर्टिस्ट है उनके द्वारा जो कथकली है उसको परफॉर्म किया जाता है। आपको यहाँ पे जो क्लासिकल डांस है उनके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ इंडिया में कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं और कौन कौन से एरियाज के अंदर उनका जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो कथकली को जो परफॉर्म कहाँ पे किया जाता है, केरल के अंदर में। मेल जो आर्टिस्ट है उनके द्वारा इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। डांस और ड्रामा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि जो गॉड और एविल का जो यहाँ पे फाइट है उसको दिखाया जाता है बेसिकली स्टोरी टेलिंग के एक मेथड के थ्रू में। आपने यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में रीड किया होगा जिसके अंदर हम एक कुडियट्टम के बारे में रीड करते हैं, वो भी केरल से रिलेटेड आपको एक थिएटर फॉर्म आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि कोडियट्टम का और यहाँ पे जो कथकली का एक क्लोजनेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा परफॉर्मेंस के ही दौरान में। क्या यहाँ पे जो अल्लाह रिपू है उसको परफॉर्म किया जाता है। आप देखिए कि एक क्लासिकल डांस है जिसके अंदर आपको जो अल्लाह रिपू है, अल्लाह रिपू मीन्स क्या है कि बेसिकली जो डांस का स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे वर्शिप है वो किया जाएगा, गॉड को वर्शिप किया जाता है। तो वो कौन सा क्लासिकल डांस के अंदर देखने के लिए मिलता है, या आपका होमवर्क है, क्या वो भारतनाट्यम के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कथकली के बारे में तो आपको यहाँ पे एक और जानकारी होनी चाहिए। रामायण और महाभारत का जो स्टोरीज है उनको बेसिकली बताया जाता है कथकली के डांस के अंदर में। और ये जो बेसिकली फेस के ऊपर जो ग्रीन कलर यहाँ पे लगाया गया है, तो आप देखिए कि हर एक कलर का इंपॉर्टेंस है, ग्रीन कलर का भी यहाँ पे कोई ना कोई एक मीनिंग है। तो ऐसे जो अलग अलग कलर्स हैं उनको यूज किया जाएगा आर्टिस्ट के द्वारा, बेसिकली कोई मैसेज है उसको शो करने के परस्पेक्टिव से। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनके रिगार्डिंग में नेक्स्ट न्यूज है, उनके द्वारा कुछ नोटिफिकेशंस इश्यू किए गए थे जिनको विड्रॉ कर लिया गया है। स्टूडेंट्स पिछले कुछ दिनों से जो सेंटर और स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिकली सेंटर का तो नहीं, गवर्नर और जो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि गवर्नर के द्वारा काफ़ी सारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल्स हैं उनको असेंट नहीं दिया जाता। वहाँ पे वीटो पावर के रिगार्डिंग में कुछ स्टेट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अप्रोच किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ नोटिफिकेशंस थे जो तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा इश्यू किए गए थे जिनको यहाँ पे विड्रॉ किया गया है। तो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है गवर्नर के परस्पेक्टिव से होना चाहिए कि आप देखिए कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है। और इस प्रोविजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कौन से ऐसे कंट्री है जिससे इंस्पायर करते हुए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको ऐड किया गया, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आपको अगर नहीं पता है तो जो लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की रिगार्डिंग में काफ़ी फेमस बुक है, आप देखिए कि उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो टेबल्स दी हुई हैं उन टेबल्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उनको आप अच्छे से याद कीजिए स्टूडेंट्स। उन टेबल्स के अंदर में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन से कंट्री से हमने कौन सा प्रोविजन है उसको लिया है। जैसे कुछ दिन पहले हमने पार्डन के बारे में रीड किया था, प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है आर्टिकल 72 के अंदर में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटेन का जो क्वीन हुआ करती थी उनके द्वारा जो पार्डन प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाता था। तो पार्डन का जो प्रोसेस है वो हमने वो हमने ब्रिटेन से लिया है स्टूडेंट्स, पार्डन का जो प्रोसेस है। ऐसे ही अलग अलग जो प्रोविजन है अलग अलग कंट्रीज से हमने लिए हैं। तो गवर्नर का जो सेंटर के द्वारा जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कौन से कंट्री के द्वारा लिया गया है, ये आप जरूर से रीड करना, क्या वो कनाडा के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोरीन गैस के बारे में है। आप देखिए कि जो क्लोरीन गैस है उसका लीकेज हुआ उत्तराखंड का जो देहरादून है उसके वहाँ पे इंक्वायरी जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे की गई हैं, इंक्वायरी किया गया क्यों यहाँ पे सिविलियन जो पब्लिक है उस एरिया के अंदर में क्लोरीन गैस है उसको रखा गया है। एक तो आप देखिए कि जो क्लोरीन गैस है वो काफ़ी हैवी आपको देखने के लिए मिलेगी, इसको इसी वजह से क्लोरीन गैस को जो लोअर एरियाज है वहाँ पे इसको स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि बेसमेंट्स के अंदर में इसको रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम क्लोरीन गैस के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, इसको एज ए टीयर गैस के रूप में भी यूज किया जाता है। अब आपको यहाँ पे टीयर गैस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या टीयर गैस जो यूज की जाती है काफ़ी बार जो प्रोटेस्ट है उनको डिस्पर्स करने के रिगार्डिंग में पुलिस के द्वारा,
तो आप देखिए क्या टीयर गैस के अंदर में यहाँ पे कंप्लीटली गैस होता है या एरोसोल को यूज किया जाता है, इसके बारे में रीड करना। साइंस के पर्सपेक्टिव से ऐसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरीन गैस के बारे में, तो जब भी इसका जो लीकेज होगा तो कंप्लीटली यहाँ पे जो ब्रेथ है उसका शॉर्टनेस है इसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा। रेस्पायरेशन के अंदर जो फेलियर है वो भी देखने के लिए मिल सकता है, और कभी कभी अगर इसका लीकेज हायर लेवल के ऊपर हुआ है तो स्टूडेंट्स उस समय जो डेथ है वो भी देखने के लिए मिलता है क्लोरीन गैस की वजह से। क्लोरीन गैस बेसिकली वाटर के साथ में मिलके यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसको क्रिएट किया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन था ये क्लोरीन गैस के बारे में। आप देखिए कि जो ग्लास सीलिंग है उसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे जो रश्मि शुक्ला मैम है उनके द्वारा डीजीपी का जो चार्ज है वो लिया गया है महाराष्ट्र के अंदर में। तो बेसिकली हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेंस के अंदर आप एसए और एथिक्स के अंदर में कहीं ना कहीं इसको कोट कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर में कि महाराष्ट्र की फर्स्ट जो वुमेन यहाँ पे डीजीपी हैं वो अपॉइंट किया गया है। स्टूडेंट्स आपका जो स्टेट है उसके अंदर क्या कोई महिला डीजीपी हैं उनके द्वारा पोस्ट चार्ज है वो लिया गया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो डीजीपी अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रकाश सिंह नाम के जो पर्सन हैं जो पुलिस से ही रिलेटेड हैं उनके द्वारा काफ़ी कुछ पुलिस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस है उनको कैरी आउट किया गया है। उन्हीं के रिगार्डिंग में 2006 के समय का एक केस देखने के लिए मिलता है आपको, प्रकाश सिंह केस है। आप देखिए कि 2018 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन है उनको इश्यू किया गया था डीजीपीज के अपॉइंटमेंट के पर्सपेक्टिव से कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे पर्सन को डीजीपी बनाया जाएगा वो 2 ईयर का जो टेन्योर है उसको कंप्लीट कर सके। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि स्टेट के द्वारा 5 लोगों का जो लिस्ट है वो सेंड किया जाएगा यूपीएससी को। यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा उन पर्सनस का, और उसके बाद में आप देखिए कि उसके अंदर 3 मेंबर्स का जो नाम है वो सजेस्ट किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। कुछ स्टेट्स के द्वारा उसका प्रोटेस्ट भी किया गया था कि पुलिस हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में सेंटर का जो एजेंसी है, या आप देखिए कि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, तो सेंटर का जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा इस तरीके से इंटरवेन है वो किया गया है हमारे डोमेन के अंदर में। ऐसा जो प्रोटेस्ट है वो किया गया था कुछ स्टेट्स के द्वारा उस समय में जब डीजीपी अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ऐड किया गया कि यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू लेने के बाद में ही डीजीपी है उसको अपॉइंट करोगे। तो इसका कुछ यहाँ पे अगर हम बाईपास सिस्टम के बारे में बात करें, कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है उनके द्वारा जो प्रॉपर डीजीपी है उसके रूप में वो अपॉइंट नहीं करेंगे किसी भी पुलिस ऑफिसर को। उनके द्वारा आप देखिए कि एक्टिंग डीजीपी का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया जाता है, उसको एक्टिंग डीजीपी के रूप में अपॉइंट करेंगे किसी भी पर्सन को, और उसको कंटिन्यूअस जो एक्सटेंशन है वो उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो उसकी रिगार्डिंग में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट है वो दिया गया था कि इस तरीके से आप बार बार जो एक्सटेंशन है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते किसी भी पर्सन को एज ए एक्टिंग डीजीपी के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रकाश सिंह केस के अंदर में स्टूडेंट्स एक और चीज डिस्कस किया गया था कि डीजीपी का जो टेन्योर है वो भी कंप्लीट हो, 2 ईयर का अगर वहां पे टेन्योर है तो उसकी वजह से उनके द्वारा कुछ बेसिकली पुलिस के रिगार्डिंग में जो रिफॉर्म है वो लिए जा सकते हैं, उनके द्वारा जो प्रॉपर वर्किंग है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 329 के बारे में है। आप देखिए कि एक पर्सन के द्वारा जो पेटिशन है उसको फाइल किया गया, पेटिशन के अंदर क्या बताया गया उनके द्वारा कि जो पर्सन है जिनके द्वारा जो इलेक्शन है वो लड़ा गया है, कुछ एमपीज हैं कुछ एमएलएज है, वो बेसिकली उस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं किया करते थे जिस पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा कहा गया, जो मद्रास हाई कोर्ट है उनके द्वारा कहा गया कि फर्स्ट तो आप नॉर्मल जो पेटिशन है उसके थ्रू इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको रेज नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरीके का इलेक्शन की रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको लगता है कि उनके द्वारा जो कोई अनएथिकल प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया गया है, तो आप इलेक्शन जो पेटिशन है उसको फाइल कीजिए। इसी वजह से हाई कोर्ट के द्वारा जो पेटिशन है उसको रिफ्यूज कर दिया गया, नल एंड वॉइड है वो डिक्लेयर कर दिया गया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोसेस के बारे में, तो आप देखिए कि अगर किसी पर्सन का जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद में अगर उनके द्वारा जो अपना पार्टी है उसको चेंज किया गया है, एंटी पार्टी एक्टिविटीज को कैरी आउट किया गया है, तो उस समय में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई होगा। बट जिस संबल के ऊपर में उनके द्वारा जो चुनाव है वो लड़ा गया है, तो उसके रिगार्डिंग में ऐसा जो जजमेंट्स है उनका इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए, ऐसा जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी पार्टी के द्वारा जो बेसिकली यहाँ पे इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया गया है, वो रिटर्निंग जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा उनका जो सिंबल है उसी का यहाँ पे रिसीव होने के बाद में, क्योंकि सिंबल भी जो डिपॉजिट करना होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का जो कंटेस्ट करने वाला जो कैंडिडेट है उसके द्वारा,
तो सिंबल को जो डिपॉजिट किया होगा उसी के बाद में जो कंटेस्ट को अलाउ किया गया होगा, पार्टी का जो सिंबल है उसको अलोकेट किया गया होगा ईवीएम मशीन्स के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईडी के ऊपर हमने 24 जो परगना नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर में, वहाँ पे देखिए कि एक इंसिडेंट है वो सामने आया ईडी का जो रेड के दौरान में उसके ऊपर वहाँ के जो लोकल पर्सन है उनके द्वारा अटैक किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस 24 परगना के बारे में, तो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो रिपोर्ट है वो मांगा गया है। रिपोर्ट क्या है स्टूडेंट्स? रिपोर्ट ये है कि लोकल पुलिस के द्वारा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था या नहीं किया गया था, क्योंकि सेफ्टी आपको जो लोकल जो पुलिस स्टेशन है उसका सेफ्टी का जो कंसर्न है उसका देखने के लिए मिलता है। तो ईडी के इस रिपोर्ट के अंदर इस तरीके का जो यहाँ पे रिपोर्ट मांगा गया है एमएचए के द्वारा ईडी के जिस अटैक के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको एनआईए के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि 2008 के समय इसको क्रिएट किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, पर 2019 के समय इसको अमेंड किया गया। तो आप देखिए कि पाकिस्तानी नेशनलिस्ट पर्सन है उनको यहाँ पे बेसिकली चार्जशीट के अंदर जो नाम है वो रखा गया है। अब हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट क्या है, क्या एनआईए को पावर है कि इंडिया के आउटसाइड एरिया में भी उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया जा सकता है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका होमवर्क है, इसके बारे में रीड जरूर से करना कि 2019 के समय में एनआईए एक्ट के अंदर में क्या अमेंड किया गया था। इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट डिक्लेयर करने का जो पावर है वो दिया गया था। क्या स्टेट्स के अंदर में अगर एनआईए को इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करना है तो स्टेट का जो कंसेंट है वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसके बारे में आप रीड जरूर से करना। यहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में रीड किया गया है। क्या आप देखिए कि पाकिस्तानी नेशनलिस्ट पर्सन के द्वारा 2 पर्सन हैं जिनको कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में रेडिकलाइज किया गया। तो हमें ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 2020 या 21 के समय में यूपीएससी ने मेंस का जो पेपर है जीएस पेपर 3 उसके अंदर ऐसा जो क्वेश्चन है वो पूछा था ओवरग्राउंड वर्कर्स से ही रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन है? ओवरग्राउंड वर्कर्स आपको देखने के लिए मिलेगी उनका जो सेंटीमेंट्स है जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है, उनको रेडिकलाइज किया जाएगा किसी भी ऐसे पर्सन के द्वारा। तो आप देखिए कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के द्वारा जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे कि आर्मी का जो मूवमेंट है या यहाँ पे इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करना हो किसी पर्सन को, ऐसी जो एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट किया जाता है। हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा ओवरग्राउंड वर्कर्स को डील करने के रिगार्डिंग में कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं। आप देखिए कि काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस तो हैं, बट यहाँ पे विनिंग हार्ट एंड माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है हमारी डिफेंस फोर्सेज के द्वारा, जिसके द्वारा काफ़ी सारे जो कैंप्स है वो लगाए जाते हैं, बेटर एजुकेशन है उनको प्रोवाइड किया जाता है। उनके फ्रेंड के रूप में जो वर्क है वो यहाँ पे एक्टिविटीज डिफेंस फोर्सेज के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। विनिंग हार्ट एंड माइंड का जो कॉन्सेप्ट है उसी के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्टार्टअप के एक सीईओ हैं, उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि उनका जो सन है उनका मर्डर किया गया। अगर हम स्टार्टअप के बारे में रीड करें तो आप देखेंगे उनका स्टार्टअप है एआई का जो एथिकल यूज है उसके पर्सपेक्टिव से, और आप देखिए कि कितना अनएथिकल जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है गोवा के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली इस न्यूज़ को क्यों हमने शामिल किया, न्यूज़ बेसिकली इसी के रिगार्डिंग में है कि हमारा जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर में किस तरीके के चेंज आए हैं। आपको सोसाइटी के रिगार्डिंग में जो पॉइंट्स हैं उनको भी प्रिपेयर करना है जीएस पेपर 1 के रिगार्डिंग में मेंस के अंदर में। तो आप देखिए कि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे डैमेज होना, टू मच सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया का जो फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम के रूप से जाना जाता था, जो वैल्यूज हुआ करती थी उसके अंदर जो डैमेज है वो देखने के लिए मिला है। प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे आप देखिए कि फेक मैरिज है, फेक डोरी के जो केसेज हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिली हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में हमने इस न्यूज़ को यहाँ पे मेंशन किया था। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको भी प्रिपेयर करना। आप देखिए कि 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाएंगे आपको ऐसे बेसिक थिंग्स के रिगार्डिंग में। अभी जो 2023 का जो मेंस हुआ था उसके अंदर मोबाइल के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। क्या मोबाइल यहाँ पे जो कम्प्लीटली पैम्पर किया जाता था, जो बच्चों को बेसिकली बचपन के अंदर जो कहानियाँ सुनाई जाती थी उसको क्या मोबाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है प्रेजेंट समय में? ऐसा एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था मेंस 2023 के अंदर में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में है। स्टूडेंट्स अगर हम कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखिए कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको चलाया गया है तेलंगाना के अंदर में। उसके रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे जो न्यूज़ है वो कंटिन्यूस मेंशन किया गया था इसको। तो आपको कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से।
आप देखिए कि जो प्राणहिता नाम का जो नदी है, प्राणहिता जो बेसिकली गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, तो गोदावरी और जो प्राणहिता का जो यहाँ पे कन्फ्लुएंस है, उसी रीजन के अंदर में कालेश्वरम प्रोजेक्ट को क्रिएट किया गया। गोदावरी प्लस में जो प्राणहिता नाम का जो नदी है, उसका जो कन्फ्लुएंस रीजन है, उसके अंदर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को क्रिएट किया गया। अब गोदावरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो त्र्यंबकेश्वर नासिक नाम की जो जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र के अंदर में, और ये तेलंगाना के अंदर प्रोजेक्ट है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट के दो इनिशिएटिव्स थे। एक इनिशिएटिव है मिशन काकतिया। काकतिया बेसिकली एक डायनेस्टी हुआ करती थी। कौन सा ऐसा डायनेस्टी है काकतिया? आप देखिए रानी रुद्रमा देवी हैं। रानी रुद्रमा देवी के अलावा आप देखिए उनका एक पोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था, मोटुपल्ली नाम का जो पोर्ट है। मार्को पोलो नाम के जो फॉरेन ट्रेवलर हैं, उनके समय विजिट किए थे काकतिया डायनेस्टी के अंदर में। रमप्पा नाम का उनका एक टेम्पल है। ऐसे कुछ फेमस चीज़ हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपको रानी रुद्रमा देवी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये भी होना चाहिए कि जो रजिया सुल्तान है, जिनका 1236 से लेकर 1240 का जो समय है वो देखने के लिए मिलता है स्लेव डायनेस्टी के अंदर में। या आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो बेसिकली जो फर्स्ट जो मुस्लिम शासक है उसके रूप में देखी जाती हैं ये रजिया सुल्तान, जिनको का स्लेव डायनेस्टी या जो दिल्ली सल्तनत है उसके समय वो पावर के अंदर में रहे। तो क्या रजिया सुल्तान पहले पावर के अंदर में आए थे रानी रुद्रमा देवी से? या आपको ये इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कंटेम्प्रेरी के पर्सपेक्टिव से इसको रीड करना आप एक बार जरूर से। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मिशन काकतिया किस चीज़ के रिगार्डिंग में है? जो रेजुनिवेशन ऑफ हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। तो मिशन काकतिया के रिगार्डिंग में जो वाटर है वो भी यहाँ से कालेश्वरम प्रोजेक्ट के थ्रू ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो काकतिया जो मिशन है उसके रिगार्डिंग में जो वाटर रिजेन्युएशन का जो बॉडीज है उनको रिजेन्युएट करना है, उसके रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द भागीरथा प्रोजेक्ट है। भागीरथा प्रोजेक्ट किसके बारे में है? तो ड्रिंकिंग वाटर के पर्सपेक्टिव से है कि तेलंगाना के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो आप देखिए कि भागीरथा, वैसे भागीरथ किसको बोला जाता है स्टूडेंट्स? भागीरथ नाम के एक सेंट हुआ करते थे, उनके द्वारा जो गंगा है, जो गंगा रिवर है, उसको पृथ्वी के ऊपर लाने का ऐसा माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर है। बेसिकली जो पृथ्वी के ऊपर जो गंगा है उसको लाने के रिगार्डिंग में जो भागीरथ नाम के जो सेंट है उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो तपस्या है, जो तपस्या है, उसको कैरी आउट किया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कालेश्वरम प्रोजेक्ट। गोदावरी प्राणहिता का जो कन्फ्लुएंस है उस रीजन के अंदर इसको क्रिएट किया गया। मिशन काकतिया, मिशन भागीरथा, दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रानी रुद्रमा देवी और यहाँ पे रजिया सुल्तान का जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है उसको रीड करना है। क्या वो एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं? कौन वहाँ पे पहले पावर के अंदर में आया? रजिया सुल्तान, तो देखिए कि स्लेव डायनेस्टी के 4 ही रूलर्स हैं। एक बार स्लेव डायनेस्टी के बारे में रीड करते हैं। आप देखिए कि 1191 के समय में जो मोहम्मद गोरी हैं वो यहाँ पे तराइन का युद्ध लड़ते हैं, उनका डिफीट होता है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा उनको डिफीट किया गया। 1192 के अंदर मोहम्मद गोरी है, उनका जीत होगा। जीत होने के बाद में आप देखिए कि मोहम्मद गोरी कंप्लीटली जिस एरिया से आए थे, सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया से, वो वहाँ पे विजिट करते रहेंगे कंटिन्यूस। यहाँ पे उनके 2 स्लेव हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि एक स्लेव के द्वारा जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, और एक स्लेव बेसिकली दिल्ली का जो एरिया है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो रहेगा। फिर 1206 के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको खोकर नाम के जो पर्सन, खोकर नाम का जो ट्राइब है उसके द्वारा मार दिया जाता है। धमियक नाम की एक जगह है पंजाब के अंदर में, वहाँ पे उनको मार दिया जाता है। तो आप देखिए कि उनके जो स्लेव यहाँ पे पावर हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी के कोई भी यहाँ पे जो सक्सेसर है वो नहीं रहेगा, तो उनके जो स्लेव्स हैं उनके द्वारा ही पावर को रिसीव किया जाएगा। तो बेसिकली जो स्लेव डायनेस्टी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आती है। इसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक पावर के अंदर में आते हैं। 1206 से लेकर 1210 का जो समय है उस समय तक पावर के अंदर रहेंगे, और कुतुब मीनार जो है उसको बेसिकली उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। एक कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू है उसको भी उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। दिल्ली का जो लाल कोट का जो एरिया है, जहाँ पे बेसिकली पृथ्वीराज चौहान के समय जो लाल कोट हुआ करता था, प्रेजेंट समय में जो कुतुब मीनार है उसके आसपास के एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि ऐसा दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर ही 7 के आसपास जो सिटीज़ है, प्रेजेंट जो दिल्ली है उसके अंदर में 7 के आसपास जो सिटीज़ हैं, जो कि बेसिकली हम तोमर जो राजपूत हैं उनके समय की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे लाल कोट है उसके बारे में। 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इनके जो सन है वो पावर के अंदर में आएंगे, बट वो इतने कैपेबल किंग नहीं हैं। तो इनके जो दामाद हैं, जो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव हुआ करते थे, वो पावर के अंदर में आते हैं 1211 के समय में।
उनको बेसिकली हम इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। 1236 के समय में आप देखिए कि इल्तुतमिश के द्वारा अपनी जो बेटी है रजिया सुल्तान, उसको सक्सेसर के रूप में अपॉइंट किया गया था। 1236 के अंदर रजिया सुल्तान पावर के अंदर में आती हैं, बट उनका जो चहलगामी कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जो उनके 4 नोबल्स हुआ करते थे, 40 नोबल्स, उनके द्वारा ही अल्तूनिया के साथ में इस तरीके का जो इंसिडेंट है उसको क्रिएट किया गया। आप देखिए कि रजिया सुल्तान को वहाँ पे एक धोखे के साथ में मार दिया जाता है। हरियाणा के अंदर एक जगह है कैथल, वहाँ पे उनका जो मर्डर है वो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में स्टूडेंट कुछ समय तक यहाँ पे जो कमज़ोर जो किंग्स हैं वो पावर के अंदर में आएंगे। कंप्लीटली जो पावरफुल जो किंग है वो पावर के अंदर नहीं रहेगा। 1266 के समय में आप देखिए उलुग खान नाम की एक पर्सन है जो बाद में बलबन का जो टाइटल है उसको गेन करते हैं। 1266 से लेकर 1288 के समय तक जो यहाँ पे आपको जो बलबन है वो पावर के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। बलबन के द्वारा काफ़ी कुछ चीज़ें की गई थी। उनके द्वारा अपना जो स्पाई सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया गया। मेवाती नाम के जो पर्सन्स हुआ करते थे, जो मेवात का रीजन आज भी राजस्थान हरियाणा के रीजन के अंदर सिचुएटेड है, तो मेवाती लोगों को भी कंट्रोल किया गया, क्योंकि मेवाती पर्सन्स के द्वारा उस समय में जो काफ़ी सारा जो रोबरी का जो एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट किया जाता था। इनके द्वारा जो सजदा और पैबोस का जो कॉन्सेप्ट है उसको चलाया गया कि जब भी आप दरबार के अंदर एंटर करोगे तो राजा को यहाँ पे सलाम करोगे। इसके अलावा आप देखिए कि जो पारसी न्यू ईयर है जिसको कि हम नवरोज के नाम से जानते हैं, नवरोज को भी यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है वो किया गया था यहाँ पे किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। और अभी रिसेंटली हमने बेसिकली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में रीड किया। जब हमने कथकली डांस के बारे में रीड किया तो उस समय कुडियट्टम के बारे में भी देखा था स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर में नवरोज को भी शामिल किया गया है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से 15 ऐसी जो थिंग्स है जिनको कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर रखा गया है यूनेस्को के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे जो खिलजीज हैं वो पावर के अंदर में आते हैं 1290 के समय में। और खिलजीज के अंदर में आपको बेसिकली एक ही पर्सन है जो मैक्सिमम 20 ईयर्स तक पावर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिटोरियल के बारे में है, यहाँ पे रेमिशन के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं उनको रेज किया गया है। बल्किस बानो का जो केस है उसी के अंदर में क्या रेमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है या नहीं है, उसी के बारे में क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए गए हैं इन राइटर के द्वारा। जो बेसिकली प्रोजेक्ट 39A है, हमारा जो आर्टिकल 39A है, जिसके अंदर में आप देखिए कि फ्री लीगल एड एंड एडवाइस को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी प्रोजेक्ट 39A है उससे रिलेटेड ये पर्सन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेमिशन के बारे में, तो आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे रेमिशन के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया गया। क्या रेमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अलाउ है या नहीं है। तो रेमिशन के कॉन्सेप्ट के बारे में 2015 का एक एक्ट है, 2015 का एक कानून है। 2015 का जो कानून है वो क्या 2015 का एक केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वी श्रीहरन नाम के एक पर्सन है, उनका ये केस है। उस केस के अंदर कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बेसिकली जिस कोर्ट के द्वारा आपको कन्विक्ट किया गया है उसी कोर्ट के द्वारा आपको यहाँ पे जो रेमिशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप देखिए कि बिल्किस बानो केस के अंदर में क्या हुआ, गुजरात राइट्स के बाद में वो जो केस है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। वहाँ पे केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया था महाराष्ट्र को। गुजरात के अंदर में जो न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए ना मिले, इस वजह से महाराष्ट्र को जो केस है वो ट्रांसफ़र किया गया था उस दौरान में। आप देखिए कि उस केस के अंदर में कहा गया कि जो कन्विक्टेड है उसी के द्वारा बेसिकली यहाँ पे आपको जो रेमिशन है वो दिया जाएगा। और यहाँ पे गुजरात का जो केस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था महाराष्ट्र के अंदर में। नवी मुंबई का जो कोर्ट है उसके द्वारा पर्सन्स को कन्विक्ट किया गया था, तो रेमिशन भी है उसी के द्वारा दिया जाएगा, ना कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस वजह से यहाँ पे जिसको नल एंड वॉइड है वो डिक्लेयर किया इस रेमिशन के प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी जस्टिस हैं जिनको कि हम BN भागरत्ना के नाम से जानते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, BV नागरत्ना उन जस्टिस मैम का नाम है। तो BV नागरत्ना मैम के द्वारा कहा गया कि जो रूल ऑफ लॉ है और इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो वर्ड्स है ये यहाँ पे एम्प्टी वर्ड्स के रूप में रहेंगे अगर कंटिन्यूस जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोसेस है वो नहीं देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रेमिशन प्रोसेस के बारे में तो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि जो प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें हमारा जो जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे एक रिफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है कि रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्टिविटीज़ के द्वारा किसी भी एक प्रिजनर है जो कन्विक्टेड प्रिजनर है उसके अंदर जो रिफॉर्म है वो लाई जा सके।
हमारा जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पे जो रिहेबिलिटेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं, जो रेट्रीब्यूटिव जो पनिशमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सके किसी भी एक कन्विक्टेड पर्सन है उसके द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेमिशन के बारे में, तो आप देखिए कि रेमिशन के अंदर एक कमेटी फॉर्म है, एक कमेटी है वो बनाई जाएगी, कमेटी के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा किसी भी एक कन्विक्टेड पर्सन है उसके रेमिशन प्रोसेस के बारे में। अभी कमेटी स्टेज के बारे में कौन से केस के अंदर कहा गया, आप देखिए कि लक्ष्मण नास्कर वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल है। लक्ष्मण नास्कर वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल केस है 2002 का, 2000 के समय का। उसके समय कहा गया कि जो कमेटी स्टेज है उसी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि किस पर्सन को यहाँ पे जो रेमिशन है वो प्रोवाइड करना है। रेमिशन प्रोसेस क्या है कि पर्सन का जो एक्चुअल जो कन्विक्टेड किया गया है जो सेंटेंस है उसके अंदर जो रिडक्शन है वो किया जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो ऑफेंस किस तरीके का कमिट किया गया था इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, जो एक्ट ऑफ क्राइम किस तरीके का था उस पर्सन के द्वारा, कितने % चांस है कि उसका जो रीअक्यूरेंस है वो किया जा सकता है उसके द्वारा या नहीं किया जा सकता। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो क्राइम है उसके जो पर्पज है उसके रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा, उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो कैसी हैं उस पर्सन की, तो उन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद में कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि इस पर्सन को रेमिशन देना है या नहीं देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जो एक्ट ऑफ क्राइम है काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम है जिसको कमिट किया गया था बिल्किस बानो के अगेंस्ट में। आप देखिए कि फैमिली मेम्बर्स का मर्डर कर दिया गया था, उसका जो स्मॉल जो चिल्ड्रन है उसको भी मार दिया गया था, और जो कम्प्लीटली जो इनजस्टिस है क्रुएल्टी अगेंस्ट द वुमेन है वो देखने के लिए मिला है इस बेसिकली बिल्किस बानो के केस के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस के बारे में, तो आप देखिए कि आप पुरु सुधारकर वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्रा का एक केस है, ई पुरु सुधारकर वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्रा का एक केस है जिसके अंदर कहा गया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रेमिशन का जो डिसीजन लिया गया है उसका जो रेमिशन उसका जो जुडिशियल रिव्यू है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रेमिशन प्रोसेस के बारे में जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लॉर्ड राम के बारे में है, आप देखिए कि जो राम टेम्पल है उसका जो कंस्ट्रक्शन है इनॉग्रेशन है वो होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि लॉर्ड राम का रिगार्डिंग में हम जो रीड करते हैं वो कम्प्लीटली हमारा जो गोस्वामी तुलसीदास है जिनके द्वारा जो रामचरित्र मानस जो लिखा गया है उसी के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि रामचरित्र मानस के अंदर में जो लॉर्ड राम है उनको बेसिकली जो दिखाया गया है उनका जो कूल एंड जो काल्म बेसिकली जो एस्पेक्ट है उसके बारे में बताया गया है। उनके द्वारा जो एविल है उसको भी डिफीट किया जाता है जिसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पे जो दशहरा का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं। बट आप देखिए कि जो लॉर्ड राम का जो एग्रेसिव कॉन्सेप्ट है उसको नहीं शो किया जाता है हमारे जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर में। स्टूडेंट्स हमारे जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया, एडिटोरियल के अंदर बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि आप देखिए कि हरियाणा राजस्थान ये जो एरियाज हैं दिल्ली के आसपास के वहाँ पे जो राम का कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है ग्रीटिंग के रिगार्डिंग में। बट कभी भी आपको जो लॉर्ड श्री राम की रिगार्डिंग में जो मूवमेंट है जिसके अंदर इसको पॉलिटिकल जो बेसिकली एक सिंबलाइज है वो कर दिया गया, पॉलिटिकल इसको बेसिकली जो यूज किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो उस तरीके का जो एग्रेशन है वो आपको कॉमन जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हों लोगों का जो इंटरेक्शन है उसके अंदर में नहीं देखने के लिए मिलता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे महात्मा गांधी के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है कि जब उनको गोली मार दी गई थी जो 30 जनवरी का जो दिन है उस दिन जब उनको गोली मार दिया गया था नाथुराम गोडसे के द्वारा, तो आप देखिए कि उनके द्वारा जो लास्ट वर्ड्स जो यूज किए गए थे वो हे राम के जो वर्ड्स हैं उनके द्वारा यूज किए गए थे MK गांधी के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें रामचरित्र मानस के बारे में, आप देखिए कि जनवरी 2023 के समय भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, उस समय कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था। आप देखिए कि आपको जो गोस्वामी तुलसीदास हैं रामचरित्र मानस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिकली जो अकबर का जो टेन्योर है उस समय में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। इनके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे अकबर के जो जनरल थे बैरम खान के जो सन है रहीम जो खाना है वो बेसिकली इनके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। रामचरित्र मानस है उसको अवधि के अंदर लिखा गया है और अवधि के अंदर बेसिकली बताया गया है जो लॉर्ड राम का जो बर्थ है उससे लेकर वो जो राजा जो बनते हैं जो पावर के अंदर में आते हैं उन सभी का जो कैरेक्टर्स है उसको बेसिकली बताया गया है रामचरित्र मानस के अंदर में।
अलग अलग जो छंद हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं रामचरितमानस के अंदर। जो अवधि के अंदर में गंगा के किनारे गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। कंटेम्प्रेरी किसके हैं? रहीम के। रहीम कौन है? बैरम खान के बेसिकली जनरल हैं। बैरम खान जो जनरल हुआ करते थे अकबर के, उसके बेसिकली वहाँ पे सन है रहीम। नेक्स्ट इज अबाउट द इंटरनेशनल लॉज के बारे में डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स पिछले कुछ लास्ट 1-2 ईयर से आप देखिए कि रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो न्यूज के अंदर में था, और रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है समहाउ सेटल डाउन का जो कोशिश है वो यहाँ पे हो रहा था। उसी दौरान में इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला। तो उसी के अंदर में बताया गया है कि यहाँ पे यूएन का जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर कोडिफाइड किया गया था कि फोर्स का जो यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में, फोर्स का जो यूज है वो नहीं किया जाएगा। यूएन का जो चार्टर है उसका जो आर्टिकल 2 है उसका जो क्लोज 4 के अंदर बताया गया है कि फोर्स का यूज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बट आप देखिए कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उसके जो फेलियर है उसके बारे में आपको देखने के लिए मिलता है कि कैसे इस तरीके का इंस्टीट्यूशन होने के बाद में वर्ल्ड वॉर के सेकंड के बाद में जिसको क्रिएट किया गया था उसके द्वारा भी यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉज के द्वारा बेसिकली वॉर को नहीं रोका जा सका, एग्रेशन को नहीं रोका जा सका किसी भी ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन के अंदर भी। आप देखें कि यूएन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो कोऑपरेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। अभी रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका है उसके द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अप्रोच किया गया इजराइल के पर्सपेक्टिव से कि उनके द्वारा ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेशन है उनको कैरी आउट किया गया है गाजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में। तो पुअर जो कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल लॉज है उसके बारे में यहाँ पे जो डिफाइन है वो किया गया है इस न्यूज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मालदीव के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको मालदीव के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए इसके लोकेशन के पर्सपेक्टिव से, और कौन सा जो डिग्री ऑफ लाइन है उसको कट करता है मालदीव को, तो उसके बारे में भी आप रीड करना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम मालदीव के बारे में बात करें तो आप देखिए कि मालदीव का बेसिकली जो बाइकआउट का एक कैंपेनिंग है वो चलाए गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर में। तो आपको मालदीव का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो 80% जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू आपको देखने के लिए मिलते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में। वैसे तो अगर हम जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 20% जो कंट्रीब्यूशन है मालदीव का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इंडियंस काफ़ी सारा विजिट करते हैं, पर प्रेजेंट समय में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से ट्रेंड्स चलाए गए जब से मालदीव के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा डेरोगेटरी जो वर्ड्स हैं उनको यूज किया गया ऑनरेबल पीएम के अगेंस्ट में, तो उसके बाद में जो बाइकआउट के जो कैंपेन्स हैं वो चलाए गए हैं। आपको ऑपरेशन कैक्टस हैं जो वाटर का जो सैलिनेशन का जो प्लांट फेलियर के बाद में जो इंडिया का जो सपोर्ट है उस सभी के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया, तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पता होना चाहिए कि 1973 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको चलाया गया था 1973 में। आप देखिए कि 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया तो अगर हम बात करें कि उस समय में हमारे यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व्स है वो कितने हुआ करते थे, तो उस समय में जो टाइगर रिजर्व्स का जो संख्या है वो 9 है, और कितना जो स्क्वायर किलोमीटर है वो टाइगर्स के पर्सपेक्टिव था जो 9000 जो किलोमीटर स्क्वायर 9000 के आसपास जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो टाइगर्स के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे रिजर्व था। अगर हम प्रेजेंट समय के बारे में कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो 54 हैं। रिसेंटली कौन सा जैसा टाइगर रिजर्व है जिसको स्टेटस दिया गया है उसके बारे में ऑलरेडी भी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। एक स्टूडेंट ने बेसिकली वहाँ पे जो आंसर है वो भी उसका दिया था। और आप देखिए कि जो टोटल एरिया है वो आपको 78,000 जो स्क्वायर किलोमीटर है वो प्रोटेक्टेड एरिया है वो देखने के लिए मिलता है एज ए क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के रूप में, जिसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया। स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो देखने के लिए मिलते थे टाइगर के ही रिगार्डिंग में। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको 2006 के अंदर अमेंड करते हुए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसको क्रिएट किया गया कि कोई भी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है वो यहाँ पे ना क्रिएट हो। उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली कुछ प्रोविजंस को यहाँ पे रीड किया गया है कि आप देखिए कि जो टाइगर रिजर्व हैं उनका जो बेसिकली डिमार्केशन किया जाता है, उनको यहाँ पे टाइगर रिजर्व का जो स्टेटस दिया जाता है वो काफ़ी सारा अनसाइंटिफिक मैनर के अंदर दिया गया। कोर एरिया है, आप देखिए कि कोर एरियाज के अंदर फिर बफर एरिया है वो काफ़ी जगह क्रिएट नहीं किया गया। बफर एरिया के अंदर जो पर्सनस है वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। 2006 के समय ये फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था, तो उसी का जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको यहाँ पे रीड किया गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्रिएट हुआ है फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड जो फॉरेस्ट के जो लोग वहाँ पे रहा करते थे
उन फॉरेस्ट के लोगों के रिगार्डिंग में आप देखें कि 2013 के अंदर में एक लैंड के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का एक एक्ट है जो भी आपको देखने के लिए मिलता है ज़मीन के पर्सपेक्टिव से कि उनको यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में रीड किया गया, बेसिकली एक टर्म है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है? अगर शेयर मार्केटिंग यहाँ पे हाई जा रहा है तो पर्सन्स जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, अगर शेयर मार्केटिंग यहाँ पे लो जा रहा है तो बेसिकली अपना जो मनी है उसको विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये बताई गई है कि मोमेंटिंग जो इन्वेस्टिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है मोमेंट्स के साथ में, तो उसको वर्ड को बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। आप देखिए कि पार्लियामेंट के विंटर सेशन के अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो देखने के लिए मिला था, डिस्टर्बेंस के बारे में यहाँ पे रीड किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर एक बेसिकली एक फंक्शन है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया, हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। उनके अंदर कहा गया कि एक प्लान्ड वे में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैरी आउट किया गया है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में, उसको रोकने का ज़रूरत है। पार्लियामेंट का जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के बारे में रीड किया गया। आप देखिए कि अपोजिशन पार्टीज़ को बेसिकली जो मेंबर्स हैं उनको सस्पेंशन किया गया था और लार्जेस्ट नंबर पे जो सस्पेंशन है 1988 के बाद में देखने के लिए मिला है। तो उसी के सस्पेंशन के रिगार्डिंग में प्रिविलेज जो पैनल है इंक्वायरी के रिगार्डिंग के 3 पैनल हैं हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर में, कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेज एंड कमेटी ऑन द एथिक्स। तो आप देखिए कि पेटिशन, प्रिविलेज और एथिक्स का 3 कमेटी हैं। तीनों कमेटीज़ का क्या मेंबर्स का संख्या है? 15 मेंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं हमारी लोकसभा के अंदर में तीनों कमेटीज़ के अंदर में, और 10 मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारी जो राज्यसभा है उसके अंदर में। तो 15 और 10 का यहाँ पे मेंबरशिप है इन तीनों बेसिकली कमेटीज़ के अंदर में। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी मेंबर्स के बारे में भी क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो पेटिशन, प्रिविलेज एंड एथिक्स का जो कमेटी है इस एथिकल चीज़ को यहाँ पे डील करेगा। पेटिशन एक सेमी जुडिशियल कमेटी आपको देखने के लिए मिलती है, जो पेटिशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको डील किया जाता है। तो प्रिविलेज जो पैनल है उसके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो सस्पेंडेड मेंबर्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा प्रिविलेज पैनल के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और यूके के डील के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यूके के रिगार्डिंग में गए थे, तो हमारे जो डिफेंस का जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम DRDO के नाम से जानते हैं, आप देखिए DRDO और यूके का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अलायंस है उसको क्रिएट करने का कोशिश किया गया है जिससे कि यहाँ पे रिसर्च के रिगार्डिंग में जो टेक्नोलॉजी का जो कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द आर्टिकल 30 के बारे में है, माइनॉरिटी स्टेटस के पर्सपेक्टिव से रीड किया गया है। क्या स्टूडेंट्स किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है तो उसको जो माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो अजीज भाषा एक केस है 1967 का उसके बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसको नहीं लिया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में ये केस है, उसके अंदर कहा गया है कि स्टेट के द्वारा जो भी स्टैट्यूट है जो भी रेगुलेशन है उनको जारी किया गया है उसका मीनिंग ये नहीं है कि आपका जो माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो यहाँ पे ले लिया जाएगा। बेसिकली हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का जो पावर है आर्टिकल 30 के द्वारा दिया गया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आपके द्वारा इस्टेब्लिश किया जा सकता है एजुकेशन पर्पस से। क्या नॉन माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे रीड करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन माइनॉरिटी जो पर्सन्स हैं फैकल्टी मेंबर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का तो बेसिकली जो सेक्युलर नेचर है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पे कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसका मीनिंग ये नहीं है कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्पज़ है वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द एसटी का जो लिस्ट है, शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट है उसके अंदर में यहाँ पे जो कुकीज़ का जो ट्राइब है उसको बेसिकली जो निकालने के डी लिस्ट करने के बारे में डिस्कस किया गया था, कल भी हमने इसको रीड किया था। मणिपुर का बेसिकली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये है कि ओरिजिनली वो इंडिजीनियस उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं उस एरिया से, इस वजह से इनको डी लिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आने वाले समय में जो डिलिमिटेशन का अगर एक्सरसाइज नहीं किया गया तो इसका मोर डिले हो सकता है। पंचायत का जो पोल्स है उसके रिगार्डिंग में आप देखें कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बारे में हमने कुछ दिन पहले रीड किया था कि प्रेजेंट समय में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में
ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इलेक्शन के थ्रू में चूज किया गया है 2019 के अंदर में। और कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल जो पोस्ट है वो नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। नेक्स्ट, हुर्रियत के जो चीफ हैं वो कश्मीर से आउटसाइड फर्स्ट टाइम में जा रहे हैं 2019 के बारे में, तो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए कि ऐसा ही एक पर्सन है गिलानी नाम के, उनको बेसिकली वहाँ पे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको काफ़ी कुछ जो चार्ज है वो लगाए गए हैं। न्यूज़ क्लिक के परस्पेक्टिव से ये भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, एक आरटीआई के अंदर स्टूडेंट्स बताया गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक किया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स क्यों ब्लॉक किया गया, आप देखिए कि 2016-17 के समय में हमारे जो इंटरनेट के जो प्राइजेज हैं वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं। काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं उनके द्वारा बेसिकली चीप इंटरनेट है उसको प्रोवाइड किया गया, हाई स्पीड इंटरनेट है वो मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है। तो काफ़ी सारी ऐसी एप्स वेबसाइट्स हैं जो इमर्ज हुई हैं। आप देखिए कि डिजिटल डोमेन भी एक सेक्टर है जिसके अंदर लोगों के द्वारा फेक वेबसाइट क्रिएट करना, काफ़ी सारे जो यहाँ पे फेक जो न्यूज़ का वेबसाइट भी क्रिएट की जाती हैं आप देखिए। तो उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली यहाँ पे आरटीआई के रिप्लाई के अंदर कहा गया कि जो वेब ब्लॉक का जो संख्या है वो इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो 69A है सेक्शन, उसके अंदर में हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास में पावर है जिसके द्वारा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी भी वेबसाइट है कंटेंट है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। बेसिकली हो सकता है कि इसके अंदर जो संख्याएं जो बताई गई हैं उसके अंदर में जो हमारे जो सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं उनको भी शामिल किया गया हो, उस कंटेंट को भी शामिल किया गया हो। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है, तो उस म्यूजिक के एक पर्सन है, एक इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे आर्टिस्टिक कम्युनिटी के राशिद खान सर। राशिद खान सर का डेथ हुआ है तो उनके बारे में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे नाट्य शास्त्र नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कम्प्लीटली ये बेस है। नाट्य शास्त्र का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो कार्नाटिक म्यूजिक है, कार्नाटिक म्यूजिक सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक के क्या यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम हिंदुस्तानी म्यूजिक के टाइप्स के बारे में बात करें तो आप देखिए कि ध्रुपद है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जो मियाँ तानसेन है उनके द्वारा इसको प्रैक्टिस किया जाता था। और तानसेन का सिटी कौन सा हुआ करता था स्टूडेंट्स, ग्वालियर नाम का जो सिटी है वो हुआ करता था। ग्वालियर कहाँ पे है, आप देखिए कि चंबल का जो रीजन है जो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान से टच करता हुआ, उत्तर प्रदेश का जो इटावा मैनपुरी का जो एरिया है उसको जो टच करता हुआ एरिया है, राजस्थान के अंदर आप देखिए कि धौलपुर का जो एरिया है उसको टच करता है ग्वालियर। तो ग्वालियर आप देखिए कि रिसेंटली यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज का जो नेटवर्क है उसके अंदर भी इसको म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। और कोझिकोड नाम का जो सिटी है उसको लिटरेचर सिटी के अंदर में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में रिसेंटली शामिल किया गया था। तो ध्रुपद नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर देखने के लिए मिलता है। एक आप देखिए कि ख्याल है, ख्याल बेसिकली अमीर खुसरो नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। अमीर खुसरो नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा उसको पॉपुलराइज किया गया उस समय में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द तरारा है। आप देखिए कि इन अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के, इनके अंदर आपको जो घराना कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। क्या हिंदुस्तानी म्यूजिक ओरिजिनल है, उसका दूसरे म्यूजिक्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है? तो आप देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में बेसिकली यहाँ पे इन्वेडर्स आए, अलग अलग समय में अलग अलग इन्वेडर्स हैं जो आपको सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान का जो रीजन है वहाँ से यहाँ पे विजिट किए हैं। तो बेसिकली जो अरब हैं, पर्शियन हैं, अफगान जो लोग हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर देखने के लिए मिलता है। समय समय पे जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसको इम्प्रूव किया जाता है। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर में बेसिकली जो 6 मेजर राग हैं, जो घराना कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, यहाँ पे रीड किया गया है। आप देखिए कि जो कमेटी बनाई गई है, अब कमेटी किस चीज़ के रिगार्डिंग में बनाया गया है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। यूपीएससी के सेक्टर के अंदर में जो आईएएस का जो कोचिंग्स है उनके द्वारा जिस तरीके का मिसलीडिंग क्लेम्स किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि इन कमेटीज के द्वारा डिस्कस किया जाएगा। क्या कोई एस्पिरेंट है उनके अंदर यहाँ पे स्टडी किया है या नहीं किया है? आप देखिए कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स हैं आपको मैक्सिमम कोचिंग से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगे। वैसा इस वजह से होता है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि फाउंडेशन कोर्स किसी कोचिंग के अंदर लिया, फिर फाउंडेशन कोर्स करने के बाद में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता लगता है कि ये बुक्स हैं इनको हमको रीड करना है,
क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कॉलेज के बाद में डायरेक्टली फाउंडेशन कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल करेंगे। उसके बाद में आप देखिए कि जो बुक्स हैं वो पता लगेंगी, उसके बाद में उन पर्सनस के द्वारा किसी दूसरी कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज है वो ले लिया जाएगा। अब टेस्ट सीरीज का भी एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है स्टूडेंट्स, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को अगर आप लगाते हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, इम्पोर्टेंस ये है कि आपको बेसिकली जो पेपर है वो पेन एंड पेपर के मोड के अंदर लिखना है। तो आपको बेसिकली अगर टाइम बाउंड मैनर के अंदर में कोई भी चीटिंग है उसको वहाँ पे कैरी आउट नहीं करोगे, सॉल्यूशंस को बेसिकली पहले से देख के पेपर को अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो आपके लिए जो ऑफलाइन टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल का एक रोल है वो प्ले करते हैं। तो किसी कोचिंग के अंदर टेस्ट सीरीज लिया, फिर किसी कोचिंग के अंदर मेंस का टेस्ट सीरीज ले लिया, कोई सेक्शन का कोई मॉड्यूल वहाँ पे परचेज कर लिया गया, या आप देखें कि यहाँ पे किसी कोचिंग के अंदर में बेसिकली जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग में जो फ्री मॉक इंटरव्यूज होते हैं इंटरव्यू के पीटी के समय में, जो पर्सनल ट्रेनिंग के समय में, तो उस समय में बेसिकली वहाँ पे फ्री मॉक इंटरव्यूज के अंदर अपेयर हुए हो तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिखा दिया जाएगा कि आप उससे रिलेटेड पर्सन हो, आपके वहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो उसी मिसलीडिंग क्लेम्स के रिगार्डिंग में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा, जिसको क्रिएट किया गया था 2019 के एक्ट के अंडर में, आप देखिए कि 2019 के समय में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आया, उसी के द्वारा इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को क्रिएट किया गया। उससे पहले 1986 के अंदर में कंज्यूमर एक्ट है वो हुआ करता था, उसी उनको एग्जामिन किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। उसके अंदर बताया जाएगा कि 100% जो क्लेम्स है वो मत कीजिए। काफ़ी सारी कोचिंग्स के द्वारा ऐसे क्लेम किए जाता है गारंटेड प्रीलिम्स, गारंटेड मेंस, गारंटेड सिलेक्शन। तो बेसिकली गारंटेड कुछ नहीं है, एस्पिरेंट्स को ही रीड करना होता है, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेगी कि आपको 100 डेज क्लास के अंदर आना होगा। तो ऑलरेडी जो यहाँ पे सीरियस एस्पिरेंट नहीं है तो 100 डेज क्यों विजिट करेगा स्टूडेंट्स, वो 10 डेज के लिए जाएगा, 20 डेज के लिए जाएगा। अगर आपका इंटरनल यहाँ पे बेसिकली आग नहीं है, इंटरनल आपका जो डेडिकेशन नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। 10 डेज देखोगे, रेगुलर स्टूडेंट बेसिकली कुछ आज पढ़ाई करेगा, दूसरे दिन नहीं कैरी आउट की जाएगी उसके द्वारा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द गुजरात का जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है उसके बारे में है। आप देखें यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो विजिट के लिए आए। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मोजाम्बिको के जो प्रेसिडेंट है, तिमोर लेस्ते के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पे विजिट के लिए आए हैं। तो बेसिकली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया गया, डिफरेंट एरियाज़ के कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पे डिस्कस ये भी किया गया तिमोर के साथ में इंडिया के द्वारा कि आप बेसिकली जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है उसका मेंबर यहाँ पे बनिए। तो CDRI का जो कॉन्सेप्ट है जो इंडिया के द्वारा जिसको लॉन्च किया गया था कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रुप है उसको आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तिमोर नाम का जो ग्रुप है उसके साथ में इंडिया के द्वारा बेसिकली ये डिस्कस किया गया। उन्होंने तिमोर ने प्रॉमिस किया है कि इंडिया का जो बेसिकली कैंपेन है UNSC को रिफॉर्म करने का, UNSC के अंदर मेंबरशिप का, उसको उनके द्वारा एंडोर्स किया जाएगा। तिमोर का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया है, रफली मैप है स्टूडेंट्स, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है तिमोर। तिमोर के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर में आपको इंडोनेशिया देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे तिमोर सी है, यहाँ पे जो तिमोर सी है यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी नाम का जो आइलैंड है वो सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द तिमोर के बारे में है। मोजाम्बिक कहाँ सिचुएटेड है, कि अफ्रीकन जो आइलैंड है उसके पास में सिचुएटेड है, उसके बारे में आप रीड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे है बेसिकली फ्रेंच के जो न्यू PM हैं उनके बारे में है। उनको यहाँ पे यंग PM के रूप में चूज किया गया है। साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट के अंदर में डॉग का जो मीट है उसके ट्रेड के रिगार्डिंग में जो बैन है वो किया गया है। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। हजीबुल्लाह के द्वारा बेसिकली यहाँ पे इजराइल के जो बेस है उसको टारगेट किया गया है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। चाइना के द्वारा सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया। ताइवान के द्वारा जो फियर है उसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिला है। इसराइल के द्वारा कहा गया कि 185 उनके जो सोल्जर्स है उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे अपना जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस किया गया अभी रिसेंटली जो हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके दौरान में। इसराइल के अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका के द्वारा UN का जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके अंदर में बेसिकली जीनोसाइड का जो केस है वो फाइल किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडे न्यूज़पेपर। आप देखिए कि ये मालदीव के बारे में है। मालदीव के अंदर में टूरिज्म को प्रमोट करने के रिगार्डिंग वो चाइना का विजिट के लिए गए हैं वहाँ के पॉलिटिकल लीडर। तो उनको कहा गया है कि टूरिस्ट को बेसिकली आप सेंड कीजिए, यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट कीजिए मालदीव के पर्सपेक्टिव से। तो उसके बारे में यहाँ पे अपना जो टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के बारे में मालदीव के द्वारा जो कैंपेनिंग है वो चलाया गया। तो ये आज के न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिनको हमने डिस्कस किया। आज का जो न्यूज़पेपर है स्टूडेंट्स लेट हुआ आपके लिए,
तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स, लिटिल बिट वर्क होने की वजह से आज मॉर्निंग के अंदर अपलोड नहीं कर पाए। कोशिश करेंगे कि आपका मॉर्निंग के अंदर ही अपलोड हो मैक्सिमम टाइम, नहीं अगर कभी नहीं हो पाता है बाय मिस्टेक की वजह से तो आपका इवनिंग के समय अपलोड होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।